जी, समझ में आया किसी के भाई? आपको ब्रेक से पहले एक आता हो, क्लास से पहले एक आता लीस्ट कंस्ट्रेंट वैल्यू जो है वो आप एक्सप्लेन कीजिएगा। किसी को कुछ समझ में आया? बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, एनीवन? देखिए दो ही चीजें हैं आपके दिमाग में हारिस, या तो आप ये कहेंगे कि सर वेरिएबल की चॉइस हो रही है या वैल्यू की चॉइस हो रही है, डोमेन बस। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आई गैस समझ में आ जाए। कह रहे हैं कि अब आप जो ना, जी हारिस का जवाब देखें कुछ हद तक सही है, बिल्कुल सही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने इस वाली ह्यूरिस्टिक के अंदर ये कह रहे हैं कि अब आपने वैल्यू की सिलेक्शन करनी है कि वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। अब बात ये नहीं हो रही बेटा कि कौन सा वेरिएबल चूज करना है, मतलब अब ये बात नहीं हो रही कि ब्लॉक कौन सा चूज करना है, ये ब्लॉक ये ब्लॉक। अब ब्लॉक तो आप किसी ना किसी तरीके से चूज कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर है, जैसे मैं पीछे जाऊँ अगर, तो आप यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप ग्रीन कलर क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ पर रेड कलर क्यों नहीं कर रहे हैं, अब ये बात हो रही है। ठीक है, ये ब्लॉक्स क्यों चूज किया आपने, ये तो आपको बताया था मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल या मोस्ट कंस्ट्रेंट से। अब इस बॉक्स के अंदर ग्रीन कलर क्यों किया आपने, रेड कलर क्यों नहीं किया, या रेड ही क्यों नहीं किया, ग्रीन क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन है यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पहुंच रहे हैं डायरेक्ट। अब हमने साहब ये डिसाइड कर लिया बेटा कि हमें इसको कलर असाइन करना है, किसको, हमारे पास पीछे दो तरीके, हमें इसको कलर असाइन करना है। ठीक है, हमारे पास दो तरीके हैं, हमने कहा हमें इसको कलर असाइन करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये कैसे डिसाइड किया, पीछे से कोई ह्यूरिस्टिक लगाया, दोनों में से। आगे बढ़ो। अब इसको कलर कौन सा असाइन करना है, इसके बाद दो पॉसिबल ऑप्शन है, या तो ये रेड हो सकता है या ये क्या हो सकता है, ब्लू हो सकता है। सुन रहे हैं जी? या तो ये रेड हो सकता है या ये ब्लू हो सकता है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि सर इस ब्लॉक को क्यों चूज किया, इस स्टेट को क्यों चूज किया, बात ये नहीं हो रही। बात हो रही है इसको चूज करने के बाद इसमें कलर क्यों नहीं असाइन किया। ग्रीन तो इसलिए नहीं हो सकता ना, साथ कि उसका नेबर ग्रीन है ऑलरेडी। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जी रहे हो आजकल, ग्रीन तो उसका नेबर है ना ऑलरेडी बेटा। तो यहाँ पर या तो रेड कलर है या ब्लू कलर है। अब आ जाए, कहते हैं कि आप उस कलर को चूज कीजिए, अच्छा आप उस कलर को चूज कीजिए कि जिससे जो बाकी वेरिएबल हैं उनमें से कम ऑप्शन निकले। उस वेरिएबल को चूज कीजिए कि जहां पर बाकी ऑप्शन में से कम ऑप्शन निकले, मतलब उनके पास मैक्सिमम ऑप्शन बचे। तो फर्स्ट करें अगर मैं इसको रेड कलर असाइन कर देता हूँ, सुन लीजिए, फर्स्ट करें मैं इसको रेड कलर असाइन कर देता हूँ, अगर मैं इसको रेड कलर असाइन कर देता हूँ तो मेरी हेल्प कीजिएगा कि इस वाले ब्लॉक के पास कितनी पॉसिबिलिटीज बचेंगी। एक, सही है। और अगर मैं इसको रेड कलर असाइन कर देता हूं तो इस वाले ब्लॉक के पास कितनी पॉसिबिलिटीज बचेंगी, क्या मेरा कर्सर है, दो, बस ये दो इसके साथ कनेक्ट है, बाकी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको ब्लू कलर असाइन कर देता हूं तो इस वाले ब्लॉक के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, जीरो, और इस वाले ब्लॉक के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, दो। तो हमारी लॉजिक ये है, द वन दैट रूल आउट द फ्यूज वैल्यूज इन द रिमेनिंग वेरिएबल, जो रिमेनिंग वेरिएबल के अंदर कम से कम ऑप्शंस को निकाले, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन बचे में हो उसको चूज करना है। तो देखिए अगर मैं ब्लू कलर असाइन कर देता हूँ तो ये साउथर्न ऑस्ट्रेलिया जो है इसको ये जीरो ऑप्शन दे रहा है। लेकिन अगर मैं रेड कलर असाइन कर देता हूँ तो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के पास वन ऑप्शन है। टेक्निकली मुझे किसे चूज करना चाहिए, मुझे रेड कलर को चूज करना चाहिए, क्योंकि रिमेनिंग वेरिएबल्स के अंदर कम से कम वैल्यूज बचे तो। इज इट क्लियर? तो आप कलर की चॉइस करते हुए भी उसे पिक करते हैं कि जो बाकियों में से कम ऑप्शन निकालता है। ठीक है, आप कलर की चॉइस करते हुए भी उसे चूज करते हैं जो बाकियों में से कम ऑप्शन निकालता है। मैं आपको शायद एक एग्जाम्पल मेरे पास और मौजूद हो तो मैं आपको समझा सकूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे।
मैं बोल ही नहीं रहा कुछ। बोल 5 मिनट रुको। मैं कुछ सर्च कर रहा था, अगर वो मुझे मिल जाएगा तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अरे हाँ भाई, हाँ, सांस ले रहा हूँ थोड़ा सा, थक गया हूँ। 1 मिनट दे देना। मुझे अगर कोई एग्जाम्पल एक समझ में आ जाती है तो मैं आपको यही कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। शायद यहाँ पर मौजूद है, 1 मिनट दे दें बस। अच्छा, वो लगा दिया करूँ कि नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल है। वो लगा दिया करो, सारी उम्र पढ़ पढ़ के जीनी है, फेल हो जाओगे। कहाँ गया? हाँ भैया देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक। आप जब ये समझ लेंगे तो हमको ये वाली आ गई। जब आप ये देख लेंगे तो आपको भाई ये वाली बात भी क्लियर हो जाएगी। जब ये आ गई, ये देखिएगा, आई बिलीव ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम इसी तरह की है कलरिंग की। ये देखिएगा, अब ये कह रहे हैं कि विच कंट्री शुड बी कलर नेक्स्ट। आपके ख्याल में ये प्रॉब्लम है जिसमें 4 तरह के कलर हैं आपके पास, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। और आपके पास 3 कंट्रीज बची है, ई, डी और एफ, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा वेरिएबल चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। अभी आपने जो 3 चीजें पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंगली एक वेरिएबल की सिलेक्शन है और एक क्या है, वैल्यू की सिलेक्शन। तो पहले सवाल का जवाब आप दे दें कि आपके ख्याल से कौन सा वेरिएबल चूज करना चाहिए। शाबाश, जल्दी से। जो आपने अभी 3 पढ़े उनमें से वेरिएबल के सिलेक्शन के 2 थे, तो मुझे बताइए कि कौन सा वेरिएबल चूज करना चाहिए हमें। शाबाश, जल्दी से बताइए। ठीक है ना, ई चूज करना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि भाई उसके पास कम से कम ऑप्शन है। क्लियर हो गई ये बात? सबको क्लियर हो गई ये बात कि ई के पास कम से कम ऑप्शन है? ये बात क्लियर हो गई सबको? अब मुझे बताइए, हमने ई चूज कर लिया, ठीक है, सम आओ, हमने ई चूज कर लिया। अब मुझे बताइए ई को कलर कौन सा करना है, रेड या येलो? आपके ख्याल में रेड करना चाहिए या येलो? कोई भी तो नहीं ना यार, अभी आपको पढ़ाया ना। आप लोग रेड कह रहे हैं, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि रेड कलर करना चाहिए। उसका रीजन क्या है, कोई एक्सप्लेन कर देगा यहाँ पे? शाबाश। ठीक है, रेड जो है अकॉर्डिंग टू यू वो बाकियों में से कम निकाल रहा है। मतलब देखें, अगर मैं येलो करूंगा तो येलो इन दोनों में से एक एक ऑप्शन खत्म कर देगा। लेकिन अगर मैं रेड करूंगा तो रेड सिर्फ इसमें से ऑप्शन खत्म करेगा, इसमें से ऑप्शन खत्म नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गई ये बात? गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया जो भी हमने आपको दिया कि किस तरीके से आप ये जो चूज कर सकते हैं चीजें और किस तरीके से आप अपने सर्च को एफिशिएंट बना सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ आखिर में, कंबाइन दीज ह्यूरिस्टिक मेक 1000 क्वीन फिजिबल। अगर मतलब 1000 बाय 1000 क्वीन भी हम सॉल्व कर रहे हो और इन ह्यूरिस्टिक को यूज कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम बहुत आराम से सॉल्व हो सकती है। अब मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, 4 क्वीन पजल प्रॉब्लम, ताकि आपको और मोटिवेशन हो जाए कि 4 क्वीन पजल प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से आपकी हेल्प हो सकती है। बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है? 4 क्वीन पजल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक लाइट ऑन कर लूँ।
चले भाई, तो इसको स्टार्ट करते हैं। 4 कोइन पजल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हमें पता है कि कोइन तो प्रॉब्लम का जो सिनेरियो वो क्या है, 4x4 का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इस 4x4 का जो मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, उसको हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि इंडेक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं, इसको सी, इसको डी, और इसको 1 2 3 4। सही है, ए बी सी 1 2 3 4। अब एक जर्नल एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोई ह्यूरिस्टिक यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल जर्नल एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4x4 का मैट्रिक्स है। हमने क्या किया, हमने कहा भाई सबसे पहले हम रॉ वाइज पुट करेंगे, मतलब पहले ए में पुट करेंगे, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में। जहां हम फंसेंगे बैक ट्रैकिंग से वापस आ जाएंगे, देखिएगा। तो हमने यहाँ देखा कि भाई हमने इस जगह पे क्वीन प्लेस कर दी। अच्छा, जो क्वींस हैं उनको मैं नाम असाइन कर रहा हूँ। इस जगह पे मैंने क्वीन असाइन कर दी, फर्स्ट क्वीन, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, इस जगह पे मैंने फर्स्ट क्वीन असाइन कर दी। तो इस जगह पे फर्स्ट क्वीन असाइन करने की वजह से जो जो ऑप्शन बी से खत्म हुए, सी से खत्म हुए और डी से खत्म हुए, उनको मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। अगर मैं इस जगह पे खड़े होकर आपसे बोलूं कि ए के पास क्या क्या ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4, बी के पास भी 1 2 3 4, सी के पास भी 1 2 3 4। लेकिन चूंकि हम ए के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ ए के ऑप्शन लिख रहा हूँ। तो ए के पास जो इस वक्त ऑप्शन थे पॉसिबल, वो क्या थे, 1 2 3 4। अब इस ए की वजह से बी के पास से क्या क्या ऑप्शन खत्म हुए देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर बी के ऑप्शन लिखूं तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। सही है, सी के ऑप्शन लिखूं तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। और अगर डी के ऑप्शन देखूं तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो अगर मैं सिर्फ इसके बी के ऑप्शन लिखूं तो बी के जो पॉसिबल ऑप्शन है वो क्या है, 3,4। सी के जो पॉसिबल ऑप्शन है वो क्या है, 2,4। और जो डी है उसके जो पॉसिबल ऑप्शन है वो है 2,3। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम आते हैं बी के पास। तो हमने बी से कहा भाई तुम्हारी डोमेन में जो है, अच्छा हमने यहाँ पर चॉइस ऑफ वेरिएबल हमने पहले पर डिसाइड की हुई है। हमने चॉइस ऑफ वेरिएबल पहले पर डिसाइड की हुई है, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप सिर्फ प्रॉब्लम समझ रहे हैं जर्नल, ना आप इसमें कोई हेरिस्टिक लगा रहे हैं, ना मतलब ना आप मिनिमम रिमेनिंग वैल्यूज लगा रहे हैं, ना लीस्ट वैल्यू लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, आप सिर्फ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ रहे हैं। तो अब बी के पास जो ऑप्शन है वो क्या है, बी के पास ऑप्शन है 3 और 4। तो मैं बी को जो है वो फिल कर देता हूं, मैं बी को फिल कर देता हूं यहाँ पर एक चाइल्ड और बना के। तो ए यहाँ पर है, बी के ये ऑप्शन खत्म हो गए, तो बी को मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। सेम कॉपी बनाई है मैंने, और अब मैंने ए बी सी डी 1 2 3 4, तो मैंने बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ फिल कर दिया सेकंड, ठीक है। इस बी को यहाँ फिल करने से जो सी में चेंजेस आए वो देख लेते हैं। बी को यहाँ फिल करने से जो सी में चेंजेस आए वो देख लेते हैं। तो सी का ये ऑप्शन खत्म हो गया, सही कह रहा हूँ गलत? सी का ये ऑप्शन खत्म हो गया और सी का ये ऑप्शन खत्म हो गया। सही बात है, गलत बात है? इसका मतलब है अगर बी को यहाँ फिल करता हूं तो सी के दोनों चारों ऑप्शन खत्म हो गए। इज इट क्लियर? इसका मतलब है ये मूव में परफॉर्म नहीं करूंगा। मैं बी से बोलूंगा कि भाई तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद है, तो बी ये कहेगा कि हाँ मेरे पास एक और ऑप्शन मौजूद था। मैं कहूंगा उसको फिल करके देखते हैं, तो मैं इसका दूसरा चाइल्ड बनाता हूँ। ठीक है, ए बी सी डी 1 2 3 4। तू समझ नहीं आई बुशरा? बी को जब यहाँ फिल किया, अगर बी को यहाँ फिल करूंगा इस जगह पर, तो ये दोनों ऑप्शन डायगोनल है सी में, दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। दोनों ऑप्शन डायगोनल है सी में, तो दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। अब आ जाए वापस, ए को हमने यहाँ फिल किया हुआ है, हमने
हमने इस पे भी क्रॉस क्यों लगा दिया, क्योंकि इसको हम चेक कर चुके हैं। अब हम ये पहले चेक कर चुके थे और ये हम पहले चेक कर चुके थे। अब हम सी से बी से पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास कोई पॉसिबिलिटी है, तो वो कहेगा हाँ मेरे पास एक पॉसिबिलिटी और है, मैं वहां पर 2 असाइन कर दूंगा। अब इसकी वजह से जो सी में ऑप्शन खत्म होंगे वो हम देख लेते हैं, तो इसकी वजह से सी का ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है अभी सी के पास एक पॉसिबल ऑप्शन है, वो क्या है 2, और इसकी वजह से डी के पास से भी एक ऑप्शन खत्म हो जाएगा, डी के पास भी एक पॉसिबल ऑप्शन है, वो क्या है 3। ठीक है, डी के पास भी एक पॉसिबल ऑप्शन है और सी के पास भी एक पॉसिबल ऑप्शन है। तो इस चाइल्ड को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और अब बारी आ गई सी की। अब सी की जो बारी आई है उसमें 1 यहाँ पर मौजूद है, 2 यहाँ मौजूद है, ठीक है, 3 के पास ये और 4 के पास ये, ए बी सी डी, 1 2 3 4। अब हमने सी से पूछा, उसके बाद एक ही ऑप्शन मौजूद था, तो वो यहाँ फिल कर दिया उसने। इसकी वजह से डी में जो चेंजेस आए वो ये है कि यहाँ पर भी इसका ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि ये इसके डायगोनल है। इज इट क्लियर? क्योंकि ये इसके डायगोनल है, क्योंकि ये इसके डायगोनल है, तो इसका मतलब है डी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है ये चीज सही नहीं है। अब गौर से देखिएगा सुकून से। अब अगर मैं इस चीज को फिल करके चलता हूं, तो सी कह रहा है कि मेरे पास तो एक ही ऑप्शन था, और उसकी वजह से डी कह रहा है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी वापस आएगा सी पे और उससे बोलेगा भाई तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद है। सी बोलेगा मेरे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो सी कहेगा मेरे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि बी ने मुझे एक ही ऑप्शन दिया था ये। अब हम वापस एक स्टेप, मतलब यहाँ से यहाँ का बैक ट्रैकिंग, यहाँ से दोबारा से बी पे जाके बोलेंगे भाई तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद है। बी बोलेगा नहीं भाई, मेरे पास जो 2 ऑप्शन मौजूद थे दोनों मैंने चेक कर लिए और दोनों में मैं प्रॉब्लम में फंस गया, तो मैं वापस जाऊंगा ए पर और ए से बोलूंगा कि भाई चूंकि आपने 1 से स्टार्ट किया था, चूंकि आपने 1 से स्टार्ट किया था, तो मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। इसका मतलब है अगर आप 1 से फिल करना स्टार्ट करते हैं तो आंसर सही नहीं आ रहा, इसलिए इसमें थोड़े से चेंजेस करें। क्या आपके पास 1 के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद है? तो वो बोलेगा बिल्कुल मौजूद है, वो बोलेगा बिल्कुल मौजूद है, तो हम ये कहेंगे ठीक है 1 के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद है तो उसे चूज कर लीजिए। 1 के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद है तो उसे चूज कर लीजिए, ठीक है। अगर 1 के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद है तो उसे चूज कर लीजिए। तो फौरन हम क्या करेंगे, हम अब ए से बोलेंगे भाई 1 तो हम सक्सेसफुल नहीं हुए, इसलिए 1 पे फिल ना कीजिए, इसको कहीं और फिल कीजिए। तो 1 के अलावा ए के पास क्या ऑप्शन मौजूद था? 1 के अलावा ए के पास क्या ऑप्शन मौजूद था? 2 3 4। तो अगर सीक्वेंस के हिसाब से बात करें तो किसकी बारी आनी चाहिए पहले? 2 की। तो अब हम यहाँ फिल कर रहे हैं, हमने यहाँ फिल कर दिया। अब इसके यहाँ फिल होने से जो जो ऑप्शन बाकियों में से खत्म हुआ उनको देख लेते हैं। देखिए ये ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गया, ये ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गया, ये ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गया। 2 के अंदर से 3 ऑप्शन निकल गए, क्यों? क्योंकि 2 डायगोनल है, तो 2 के पास 3, बी के पास एक ऑप्शन बचा वो 4 है। सी के पास गए, सी से पूछा तो सी कह रहा है मेरे पास से भी 2 ऑप्शन खत्म हो गए, अब मेरे पास सिर्फ 2 और 4 बचे हैं, सॉरी 2 और 3 बचे हैं। डी से पूछा तो डी बोल रहा मेरे पास जो है, मेरे पास से भी मिस्टेक, ठीक है दोबारा देख लीजिएगा। तो बी के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है वो 4 है, सी के पास जो है वो 2 ऑप्शन बचे हैं 1 और 3, और डी के पास जो ऑप्शन बचे हैं वो बचे हैं 3 और 4। वेरीफाई कर लीजिएगा इस बात को कि ये चीज सही है। बी के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सी के पास 1 और 3 है, डी के पास 3 और 4 है। सही है ये बात? अच्छा बोर्ड जो है ना वो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। अब अगर हम इसको फर्दर यहाँ बना लें तो देखें इसकी वजह से ये ऑप्शन तीनों खत्म हो गए, इस बात से सब एग्री करते हैं? अच्छा इसकी वजह से एक ये ऑप्शन खत्म हो गया डायगोनल। अब डायगोनल चेक कर रहा हूँ तो इसका डायगोनल ये भी है, तो ये बाकी बी के पास, तो बी के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा 4, सी के पास एक ऑप्शन है वो क्या है 1 और 3, और डी के पास 3 ऑप्शन है अभी 1 3 4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर?
ठीक है। अब हम आएंगे बी के पास और बी से बोलेंगे भाई तुम्हारे पास जो ऑप्शन है वो बोलेगा एक ही है, तो हम उसमें फिल कर देते हैं। हमने यहाँ पर सॉरी 1 लिखना था, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, 1 और यहाँ पर 2। अब इस 2 लिखने की वजह से जो सी के पास से ऑप्शन खत्म है उनको देख लेते हैं। तो ये 1 यहाँ पर है, ये ऑप्शन यहाँ पर खत्म हो चुके थे, ये यहाँ था, एज इट इज कॉपी किया मैंने। तो इस 2 को यहाँ लिखने की वजह से, इस 2 को यहाँ लिखने की वजह से C3 में से 3, हाँ 3 खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से 3 खत्म हो गया और यहाँ से 4 खत्म हो गया। तो अगर मैं सी के ऑप्शन पूछूं तो आप बोलेंगे सर सी का एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है बेटा? सी का एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है? 1। और डी के पास 2 ऑप्शन है, वो कौन कौन से हैं? 1 एंड 3। तो अब हम सी से बोलेंगे भाई तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, वहां फिल हो जाओ। तो सी यहाँ पर फिल हो गया। इस सी को यहाँ फिल करने की वजह से, अच्छा मेरे पास जगह नहीं है, आपको एक स्टेट और बनानी है इसके नीचे। ठीक है, एक स्टेट और बनानी है सेम कॉपी करके। तो सी को यहाँ बनाने की वजह से डी के पास बना देता हूँ। यहाँ बनाने की वजह से डी के पास से एक ऑप्शन खत्म हो गया, वो ये खत्म हो गया। D2 तो ऑलरेडी खत्म हुआ है बेटा, हाँ D2 ऑलरेडी खत्म हुआ है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन D2 ऑलरेडी खत्म हुआ। अब 3 और D के पास एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या बचा? 3, तो हमने उसको यहाँ फिल कर दिया। तो इस तरीके से हमने 4 क्वीन पजल प्रॉब्लम को सिंपल बैक ट्रैकिंग से भी सॉल्व कर लिया। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर समझाने का क्या था? मेरा पॉइंट यहाँ पर समझाने का ये था कि जरूरी नहीं है कि आप ह्यूरिस्टिक हमेशा यूज करें, लेकिन उन ह्यूरिस्टिक की मदद से आपका सर्च बहुत एफिशिएंट हो सकता है। लेकिन अगर कहीं जरूरत नहीं है तो सिंपल बैक ट्रैकिंग से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए 4 क्वीन पजल प्रॉब्लम का ये एक आंसर आया है। हो सकता है कि आप दोबारा से वापस जाइए ए के पास और उससे कहिए कि भाई आप 3 पे पुट करके देखो, 3 से भी कंटिन्यू करके देखो, जितने भी ऑप्शन है, 4 से भी। तो हो सकता है 4 क्वीन पजल प्रॉब्लम के 2-3 सॉल्यूशन आपको मिल जाए, और ऐसा है। तो इसी तरीके में जब 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं तो 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम के 92 पॉसिबल सॉल्यूशन मौजूद है। कितने? 92। 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम के 92 पॉसिबल सॉल्यूशन मौजूद है। डेफिनेटली बेटा, कैसे शो करनी होगी ये पूरी डायग्राम मैंने बनाई है। जो जिस जगह पे जिस सीक्वेंस में आप ओपन कर रहे हैं उस सीक्वेंस में आप इनको नंबर असाइन कर दें बस। सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप इसको सीक्वेंस नंबर असाइन कर देते हैं कि भाई कौन सी नोट किस सीक्वेंस में ओपन हो रही है, बस सिंपल सी बात ही होती है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने सही काम किया है या उसने डायरेक्ट कॉपी किया। सही है? इज इट क्लियर? So this is how you can solve 4 coin puzzle problem using CSP। इसमें हमने कोई ह्यूरिस्टिक यूज नहीं किया। ठीक है, अच्छा जी वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स में। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए फॉरवर्ड चेकिंग, ये जो भी आप कर रहे थे फॉरवर्ड चेकिंग ही, फॉरवर्ड चेकिंग के जरिए भी आप ये काम कर सकते हैं। देखिए सिंपल क्या करें, रैंडम वैल्यूज पुट कर लें। देखिए रैंडम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, मैंने सबसे पहले रेड कलर असाइन किया, तो जिस डोमेन में से जो चीज निकल रही है उसको हटा दिया। ये देखिए जैसे आपने इसको रेड कलर असाइन किया, जैसे आपने इसको रेड कलर असाइन किया, जैसे आपने इसको रेड कलर असाइन किया, हुआ क्या? हुआ ये कि इसके नेबर्स में से रेड कलर निकल गया। ये काम अभी हमने किया है, ये काम अभी हमने किया था ना, जो ऑप्शन जहां से खत्म हो रहा था वहां से हम निकाल लेते। जैसे ही रेड कलर असाइन किया उसको हमने, तो उसके नेबर्स में से वो ऑप्शन खत्म हो गया। ये काम थोड़ी देर पहले करके आया, इफ यू रिमेंबर, ये 4 क्वीन पजल प्रॉब्लम में हमने यही काम किया है ना। तो ये चीज यहाँ पर ऐसे हो सकती है। फिर इन्होंने इसको ग्रीन कलर असाइन कर दिया। ये फॉरवर्ड चेकिंग है। फॉरवर्ड चेकिंग कैसे हेल्प करती है ये भी बता देता हूँ, ये अलग तरीका है। तो इसको ग्रीन कलर असाइन किया, तो इसके नेबर्स में से आपने क्या किया, जो जो इसके नेबर्स हैं उनमें से ग्रीन निकाल दिया। देखें जैसे आपने इसको ग्रीन असाइन किया होल को, तो इसके 3 नेबर्स हैं, ये 3, इन 3 में से देखिए ग्रीन निकल गया, इसमें से भी ग्रीन निकल गया, इसमें से भी ग्रीन निकल गया, इसमें से भी ग्रीन निकल गया। तो फॉरवर्ड चेकिंग से आप समहाउ किसी न किसी तरीके से आंसर अचीव कर सकते हैं, लेकिन पता भी चल जाएगा आपको। देखें जैसे आपने इसको ब्लू कलर असाइन किया, तो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया में से तमाम पॉसिबिलिटीज निकल गई। तो बैक ट्रैकिंग करें, एक स्टेप पीछे जाइए और फिर देखें कि भाई इसके अलावा कौन सा ऑप्शन था। समझ रहे हैं? तो फॉरवर्ड चेकिंग ये,
एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूं जिसका नाम है आर कंसिस्टेंसी। क्या नाम है? आर कंसिस्टेंसी। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको जरा एक्सप्लेन करूंगा एक दूसरी स्लाइड से, फिर वापस इस पर आऊंगा। आर कंसिस्टेंसी क्या चीज है पहले आपको सुकून से समझना है, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे। एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने ली है। आर कंसिस्टेंसी क्या चीज होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसकी मदद से आप अपने प्रॉब्लम को बहुत इजीली और बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगेन यू आर आफ्टर द सॉल्यूशन, यू आर नॉट आफ्टर द पाथ। भी आपने किस तरीके से पांचों कलर असाइन किए छे कि हमारे लिए मसला नहीं है, हमें उसके आंसर दे दें आप कि वो प्रॉब्लम है। देखिए हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, सब लोग प्लीज साथ रहिएगा। हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ के अंदर हमारे पास एक सर्टेन टाइम के बाद फॉरवर्ड चेकिंग के जरिए हमने कुछ वैल्यूज रैंडम फिल कर दी। ठीक है, कुछ वैल्यूज हमने रैंडम फिल की भी मिली हैं, या हमने खुद की हैं, या आप सपोज कर लीजिए कि हमें फिल भी मिली। V3 के अंदर जी कलर असाइन हो चुका है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। V1 के अंदर अभी 3 ऑप्शन है और V2 के अंदर हमें 2 ऑप्शन दिए। अगेन अभी हमें प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट करनी है। प्रॉब्लम वही है कि जिनके बॉर्डर आपस में मिल रहे हैं उनमें सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो देखें V1 और V2 आपस में कनेक्टेड है, V2 V3 आपस में कनेक्टेड है, V3 और V1 आपस में कनेक्टेड है, मतलब ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब आर्क एग्जामिन करना और आर्क कंसिस्टेंसी क्या चीज है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपसे। सबसे पहले मैं आपको आर्क कंसिस्टेंसी समझा रहा हूँ, तो बिल्कुल ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा, तो प्लीज गौर से सुन लीजिएगा। मैंने कहा V1 और V2 के अंदर चेक करते हैं क्या ये दोनों आर्क कंसिस्टेंट हैं। V1 और V2 को चेक करते हैं क्या ये दोनों आर्क कंसिस्टेंट हैं। अगर ये दोनों कंसिस्टेंट हैं तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। V1 और V2 चेक करते हैं। लॉजिक ये है कि V1 और V2 अगर कंसिस्टेंट हैं, ये देखिएगा मैं V1 को V2 के साथ चेक कर रहा हूँ। मैंने लिखा V1, मैंने लिखा V2। अगर ये कंसिस्टेंट है तो लॉजिक क्या है देखिएगा, V1 की हर वैल्यू को चेक करना है V2 के रेफरेंस से, और हर वैल्यू के लिए V2 में कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होनी चाहिए जो कि कंडीशन को ट्रू कर दे। मतलब V1 में हर वैल्यू को एक एक करके पिक करेंगे, और V2 की किसी भी वैल्यू से अगर वो ट्रू हो रही है इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, तो हम ये कहेंगे V1 जो है वो आर कंसिस्टेंट है V2 से। मतलब क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने वहां से उठाया आर। हमारी प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट क्या है? हमारी प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट ये है कि सेम नेबर्स में सेम कलर नहीं होना चाहिए, यही कंस्ट्रेंट है हमारी प्रॉब्लम में। ऐसा ही है, ये बात समझ रहे हैं? हमारी प्रॉब्लम के अंदर कंस्ट्रेंट क्या है कि सेम नेबर्स में सेम कलर नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ से उठाया आर, हमने ये चेक किया क्या V2 के अंदर कोई एक भी वैल्यू ऐसी है जिससे आर ट्रू हो रहा हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, V2 के अंदर कोई भी एक वैल्यू ऐसी है जिससे आर ट्रू हो रहा हो। तो देखें आर और आर, यहां से भी मैंने आर उठाया, ये कंडीशन को फॉल्स कर रहे हैं क्योंकि आर और आर सेम नहीं हो सकता। ये आर कौन सा है? V1 में से उठाया है, ये आर कौन सा है? V2 में से उठाया। आर और आर सेम नहीं हो सकते, कंडीशन को फॉल्स कर रहे हैं। इसका मतलब है आर को चेक नहीं करूंगा। अब मैं यहां से दूसरी वैल्यू उठाऊंगा, यहाँ पर आर ही रहेगा, और यहां से मैंने क्या उठाया? जी। V2 में से क्या उठाया? जी। क्या आर और जी अलग अलग हैं? क्या इन पे कंडीशन ट्रू हो रही है? इसका मतलब है V1 की पहली वैल्यू, V1 की पहली वैल्यू जो R थी उसके लिए V2 में कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिसपे कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसका मतलब है V1 का R फिलहाल सही है। अब हम क्या करेंगे? V1 का G उठाएंगे और V2 में से बारी बारी एक एक मेंबर लेंगे। तो V2 में से हमने लिया R। क्या ये दोनों अलग अलग है या सेम है? ये दोनों अलग अलग है या सेम है? डिफरेंट है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू हो गई।
इसका मतलब है यहाँ से आर भी सक्सेसफुली पास हो गया इस टेस्ट को और जी भी सक्सेसफुली पास कर गया। अब हमें यहाँ से क्या उठाना है, आप सबके साथ चेक नहीं करें, जैसे ही जी और आर ट्रू है आप बाहर आ जाए। अब आप जी को फिर जी के साथ चेक करें, फायदा नहीं है। जहां आपको कहीं कंडीशन ट्रू मिल जाती है आप नेक्स्ट नंबर पे विजिट कर जाएं। अब आप यहाँ से क्या उठाएंगे, बी। बी तो आप सबको क्लियरली दिख ही रहा है कि वो आर से भी ट्रू हो रहा है और जी से भी ट्रू हो रहा है। सही कह रहा हूँ गलत? बी जो है वो आर से भी ट्रू हो रहा है और जी से भी ट्रू हो रहा है। सही है, तो ये दोनों आर का आपस में एग्जामिन किया हमने और मैं आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ एक चीज, ये देखिएगा हमने इसमें से कोई वैल्यू डिलीट नहीं की। मैं करता हूँ बेटा रिपीट, रुक जाओ। हमने इसमें से कोई वैल्यू डिलीट नहीं की। एक स्टेप और देख लें फिर मैं रिपीट करूंगा। अब हम आए, हमने दूसरा आर्क उठाया, इन्होंने कौन सा उठाया, वही V1 V3। ठीक है, अब मैं V1 और V3 को चेक कर रहा हूँ। तो V1 और V3 को चेक करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ से ये डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं V1 और V3 को चेक कर रहा हूँ, आप सब देखिएगा प्लीज। V1 में से मैंने उठाया R, इसको चेक कर रहा हूँ V1 और V3। अगर V1 और V3 आर कंसिस्टेंट नहीं है तो कैसे बनाएंगे, देखिए V1 और V3, यहाँ से R उठाया और V3 में क्या है, G। क्या कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स? क्या कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है? जल्दी से बताइए, क्या आर और जी अलग अलग हैं या सेम है? ट्रू हो रही है। बाकी सब लोग भी सुन रहे हैं, क्या आर और जी अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है, जिसका मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब है आर यहाँ पर सही है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जी देखते हैं, जी यहाँ से जी उठाया और यहाँ से भी जी उठाया। क्या जी और जी पे कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स? फॉल्स हो रही है। क्या इस जी के अलावा, इस जी के लिए यहाँ पर कोई बंदा मौजूद है? नहीं है ना, कहाँ बंदा मौजूद है? यहाँ पर कोई बंदा मौजूद नहीं है इस जी के अलावा, कोई भी नहीं है ना। इसका मतलब है जी प्रॉब्लम कर रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ से बी उठाते हैं, इसका मतलब है जी प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ से उठाते हैं बी, यहाँ से बी उठाया और यहाँ से फिर जी उठाया। क्या कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है? क्या कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स? ट्रू हो रही है। इसका मतलब है ये दोनों आर्क आपस में कंसिस्टेंट नहीं है। और कौन प्रॉब्लम कर रहा है, कौन प्रॉब्लम कर रहा है? जी प्रॉब्लम कर रहा है। इसका मतलब है दोनों आर्क आपस में कंसिस्टेंट नहीं है। कौन प्रॉब्लम कर रहा है? कैपिटल जी कर रहा है। तो अगर हम यहां से कैपिटल जी को डिलीट कर दें, अगर हम यहां से कैपिटल जी को डिलीट कर दें तो ये दोनों आर्क आपस में कंसिस्टेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अगर हम यहां से कैपिटल जी को डिलीट कर दें तो ये दोनों आर्क आपस में कंसिस्टेंट हो जाएंगे या नहीं होंगे? बेटा बाकी लोग क्या क्लास में मौजूद नहीं है या वो पढ़ नहीं रहा है? इफ्रा, सकीना, बुशरा, बिलाल, ये 4-5 लोग ही हैं जो आंसर कर रहे होते। ये देखिएगा, मैंने V1 V3 को एग्जामिन किया, स्क्रीन पे भी देखिएगा, मैंने V1 V3 को एग्जामिन किया और चूंकि ये दोनों आर्क कंसिस्टेंट नहीं थे, इसमें जो वैल्यू प्रॉब्लम कर रही थी वो जी कर रही थी। अब इसको दूसरी तरीके से समझाता हूँ। क्योंकि इसके पास एक ही ऑप्शन है, तो अगर मैं यहाँ से जी डिलीट कर दूं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके पास तो फिर जी मौजूद है, तो इसमें से लाजमी किसको डिलीट होना पड़ेगा, जी को डिलीट होना पड़ेगा। लेकिन मैंने चेक कैसे किया, आर्क कंसिस्टेंसी देखा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ तक आ गई, अब इसमें तो जी डिलीट हो गया। अभी हमें फिर दोबारा किसी का पेयर बना के देखना है कि भाई कुछ और डिलीट हो सकता है, तो अब हम ग्रुप बना लेते हैं V2 V3 का। इसका ग्रुप बनाएंगे, इसका ग्रुप बनाएंगे V2 और V3 का ग्रुप बना लेते हैं। तो देखें V2 का ग्रुप बनाइए V3 के बाद। तो यहाँ पर क्या है, V2 और V3 का ग्रुप बनाते हैं, बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, लेकिन आर कंसिस्टेंसी से समझना बेटा। V2 में क्या है, आर, और V3 में क्या है बेटा, जी। तो आर और जी पे कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका मतलब है यहाँ से आर सही है बेटा। बताइए, यहाँ पर जी है, यहाँ पर भी जी है, कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स? फॉल्स। इसका मतलब प्रॉब्लम कौन कर रहा है बेटा, मतलब प्रॉब्लम कौन कर रहा है, जी प्रॉब्लम कर रहा है। तो आसान अल्फाज में ऐसे जी डिलीट कर सकते हैं। ये
ये देखें जी डिलीट हो गया, समझ रहे हैं। अब बताएं कौन सा पेयर बनाऊं, V1 V2 का या V1 V3 का? आपके ख्याल में कौन सा पेयर बनाने से फायदा होगा? सब लोग माशाल्लाह से V1 V3 क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है वो फायदा। V1 V2 नहीं होगा बेटा, हाँ सॉरी V1 V2 होगा, V1 V3 नहीं होगा। तहरीम, राहिल, इफ्रा ने बाद में सही आंसर किया है। V1 V2 क्यों होगा? क्योंकि फायदा आपको उसी में दिख रहा है। तो अब मैं एक्सप्लेन लिख के नहीं कर रहा, ये देखें V1 और V2 आर कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि आर के लिए यहाँ पर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो सिंपल हम आर डिलीट कर देंगे। ये देखें, क्लियर? तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से ले लीजिए। अभी एक दो एग्जाम्पल और है बेटा, नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। एक दो एग्जाम्पल और है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ये देखिएगा, अब हमारी बुक की जो एग्जाम्पल है मैं उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिएगा, फॉरवर्ड चेकिंग के साथ ना कंस्ट्रेंट प्रोपगेशन या आर कंसिस्टेंसी, कंस्ट्रेंट प्रोपगेशन या आर कंसिस्टेंसी एक ही चीज है, ठीक है। फॉरवर्ड चेकिंग के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम हो सकता है आसान हो जाएगी। हम यहाँ पहुंचे, हमने इन दोनों आर्क को एग्जामिन किया, SA को और NSW को। इन दोनों में कौन प्रॉब्लम कर रहा है? ब्लू। क्लियर हो रही है बात? कौन प्रॉब्लम कर रहा है? ये दोनों आपस में नेबर है, दोनों कौन है आपस में? नेबर। तो ब्लू डिलीट कर दें इसमें से, ये देखें ब्लू डिलीट होगी, सही है। ये काम हमने वहां पर किया। अब हमने इन दोनों को चेक किया, देखें इन दोनों को, B और Q आपस में नेबर है। तो यहाँ कौन प्रॉब्लम कर रहा है? इसमें ग्रीन प्रॉब्लम कर रहा है, हमने ग्रीन को डिलीट कर दिया। अब देखें अगर हम इन दोनों को चेक करें तो यहाँ ब्लू प्रॉब्लम कर रहा है। तो समटाइम्स डार्क कंसिस्टेंसी से आपका आंसर नहीं आता, लेकिन समटाइम्स डार्क कंसिस्टेंसी से आपका आंसर आ जाता है। तो अगेन अगर कहीं पर आंसर नहीं आ रहा, देखें अगर आप इसमें से ब्लू डिलीट कर दें तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो इसका मतलब है इन दोनों आर्क को आप एग्जामिन नहीं कर सकते। क्लियर हो रही है बात? फॉर द टाइम बीइंग, अभी ब्रेक के बाद मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा इसकी एक दो एग्जाम्पल, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम ये एग्जाम्पल जो हमने की थी अभी थोड़ी देर पहले, इसको एक दफा समझ लें। मैं आपको दो एग्जाम्पल और समझाऊंगा, तो प्रॉब्लम नहीं है इतनी, जाहिर सी बात है मुश्किल चीज होगी डेफिनेटली, लेकिन जो कहा जा रहा है उसको अगर गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह चीजें समझ में आती है। एक एग्जाम्पल है मेरे पास आर्क कंसिस्टेंसी, ये मैं आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल और है, तो सिंपल आपके दिमाग में क्या है कि अगर दो आर्क आपस में एग्जामिन कर रहे हैं, तो पहले आर्क की हर वैल्यू के लिए दूसरे आर्क में कोई ना कोई चीज ऐसी मौजूद हो जो कि कंडीशन को ट्रू कर दिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो आर्क आपस में एग्जामिन हो रहे हैं तो पहले आर्क की, करवाऊंगा बेटा, पहले आर्क की हर वैल्यू के लिए दूसरे आर्क में कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है जो कंडीशन को ट्रू करती हो, सही है। तो आपस में आर्क कंसिस्टेंसी, अगर नहीं है तो उस वैल्यू को डिलीट करेंगे। हम लोग मिल रहे हैं 2:20 पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। 2:20